नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका और यूरोप एकजुट हो गए हैं। एक बार फिर ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते। वैसे तो परमाणु कार्यक्रम इजरायल भी चला रहा है, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका और यूरोप किसी को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ईरान, जो अमेरिका के इशारे पर चलने को तैयार नहीं है, उससे जरूर परेशानी है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला भी किया। इस हमले में सभी अंतरराष्ट्रीय नियम तोड़े गए, परमाणु संयंत्रों पर बम गिराए गए, लेकिन अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया। धमकियां भी दी गई, लेकिन ईरान के आगे ये काम नहीं कर पाई। इसलिए अब उस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। तो ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका, यूरोप आए साथ। उनके इस नए कदम पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और बताएंगे कि क्या है ईरान का जवाब। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा युद्ध पर बदले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर, इजरायल को दिया बड़ा झटका। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई बोले, अलग थलग पड़ चुका है ज़ायोनी शासन। अमेरिका वेनेजुएला में खुल सकता है जंग का मोर्चा। राष्ट्रपति मादुरो की अपील पर आम लोगों ने उठाए हथियार। इमरजेंसी ड्रिल शुरू। नेपाल हिंसा पर बड़ा खुलासा आया सामने। बांग्लादेश जैसा मॉडल अपनाया गया। यूएस से जुड़े तार। पूर्व पीएम ओली बोले, साजिश के तहत अंजाम दी गई घटना। और चलते चलते में देखेंगे दूसरी दुनिया से आई रहस्यमयी आवाज को। 6 साल से उलझे वैज्ञानिक। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूरोपीय संघ और नेटो पर हमले को लेकर रूस का बड़ा बयान। विदेश मंत्री लावरोव बोले, हमले का कोई इरादा नहीं, लेकिन मॉस्को के प्रति किसी भी आक्रामकता का दिया जाएगा निर्णायक जवाब। यूरोपीय संघ ने रूस की हवाई घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। सीमा पर लगाया ड्रोन वॉल। खुद की सुरक्षा मजबूत करने में जुटे यूरोपीय देश। इजरायल ने पाकिस्तान जा रहे तेल टैंकर पर किया हमला। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का दावा, 24 क्रू मेंबर्स को बनाया गया बंधक। यूएन की साख खतरे में, यूएनएससी में तत्काल सुधार हो। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले भारत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर 1 दशक बाद फिर से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जिन प्रतिबंधों को 2015 में हटाया गया था, अब वो फिर से लागू हो गए हैं। 2015 से पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन 2015 में ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता हुआ था, जिसके बाद ये पाबंदियां हटा ली गई। इस समझौते में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी भी शामिल थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से बाहर आ गया था, लेकिन यूरोप के देशों ने इस समझौते को मंजूरी देना जारी रखा। और अब ब्रिटेन, रूस और जर्मनी ने भी ईरान से दूरी बना ली है, जिसके बाद अब 2015 का वो समझौता जिसमें ईरान को प्रतिबंधों से ढील दी गई थी, वो समाप्त हो गया है और ईरान पर पुराने प्रतिबंध फिर से लागू हो गए हैं। दरअसल रूस और चीन की तरफ से कोशिश की गई थी कि ईरान को मिली छूट को जारी रखा जाए। इसके लिए यूएन में प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन यह पास नहीं हो पाया क्योंकि पश्चिम के देश और अमेरिका ने इसका विरोध किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान पर हमले की धमकी भी देते रहते हैं। ट्रंप का संदेश साफ है, ईरान को परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाने दिया जाएगा। ट्रंप के दबाव में ही इस बार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों का संयुक्त बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वो ही बातें कही जो ट्रंप लगातार बोल रहे हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि लक्ष्य यही है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। वैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद चिंता में दिखने वाला अमेरिका और यूरोप इजरायल के परमाणु हथियारों के मामले में आंखें बंद किए हुए। इजरायल तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है, लेकिन दुनिया इसे लेकर चुप्पी साधे हुए है। पर ईरान पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो ईरान ने भी सख्त कदम उठाते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से अपने राजदूत वापस बुला लिए। यानी ईरान ने साफ कह दिया कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। वहीं अमेरिका अब सभी देशों को ईरान से संबंध तोड़ने को कह रहा है, लेकिन रूस और चीन की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि वो यूएन के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम का यह कदम दिखाता है कि वे ईरान पर दबाव डालकर केवल एक तरफा रियायतें चाहते हैं, हम इन्हें लागू नहीं करने देंगे। इस बीच चीन की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि वो ईरान पर किसी भी तरह के प्रतिबंध ना तो लगाएगा और ना ही इसका समर्थन करेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तेहरान रवाना होने से पहले पेजेश्कियान ने कहा
कि अमेरिका चाहता है कि हम अपना सारा समृद्ध यूरेनियम उन्हें सौंप दें और बदले में वे हमें प्रतिबंधों से 3 महीने की छूट दें। यह किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। दुश्मन यह मानता है कि वो प्रतिबंधों और स्नैपबैक के जरिए ईरान के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसी समस्याएं राष्ट्र को मजबूत और अधिक दृढ़ बनाती हैं। ईरान का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो दबाव और प्रतिबंधों के आगे झुकेगा भी नहीं। दरअसल ईरान का कहना है कि उसे यूरेनियम का संवर्धन का उतना ही अधिकार है जितना एनपीटी के सभी सदस्य देशों को है। शर्त यह है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए हो। वहीं इजरायल एनपीटी का सदस्य ही नहीं है और माना जाता है कि वो मिडिल ईस्ट का अकेला देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन इसका कभी भी उसकी तरफ से खुलासा नहीं किया गया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो गजा युद्ध को लेकर इजरायल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। तमाम देशों के विरोध के बावजूद अब तक अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब अमेरिका के रुख में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर एक नया प्लान तैयार किया है, जो अब तक के सभी प्रस्तावों से बेहद अलग है, क्योंकि यह पहली बार है जब ट्रंप फलस्तीन को देश के रूप में मंजूरी देने को तैयार नजर आ रहे हैं। उनका यह प्रस्ताव गजा में युद्ध खत्म करने का एक रोड मैप बताया जा रहा है। अमेरिका के इस 21 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के तहत इजरायल को गजा से अपनी सेना हटानी होगी और हमास को पूरी तरह से हथियार छोड़ने पड़ेंगे। इजरायल की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के 48 घंटे के अंदर सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल भी सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों, उनके शवों को लौटाएगा। गजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू होगा, जिससे वहां के लोगों का जीवन बेहतर हो। गजा के लिए एक आर्थिक पुनर्निर्माण योजना बनाई जाएगी, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हों। किसी भी निवासी को गजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो बाहर जाएंगे उन्हें वापस लौटने का अधिकार होगा। गजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता भेजी जाएगी। रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री पहुंचेंगे। गजा का प्रशासन फलस्तीनी तकनीक विशेषज्ञों के हाथों में होगा, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समिति की निगरानी में चलाया जाएगा। अमेरिका का यह प्रस्ताव अब तक के उसके सारे प्रस्तावों से काफी अलग है। अमेरिका न सिर्फ फलस्तीन को देश के रूप में पहचानने के लिए तैयार दिख रहा है, बल्कि गजा के निवासियों को हटाकर उसे दोबारा बसाने वाले ट्रंप के प्लान को भी अब दरकिनार कर दिया गया है। अमेरिका ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह इजरायल के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि बीते दिन ही संयुक्त राष्ट्र में जब इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अपना संबोधन देने पहुंचे तो उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। यूएन में उनके भाषण का बॉयकॉट कर दिया गया। साफ है, नेतन्याहू पर गजा में जंग रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब तक इजरायली सेना पूरे गजा पर कब्जा नहीं कर लेती, तब तक नेतन्याहू ये जंग रोकने को तैयार नहीं दिख रहे। लेकिन अब अगर अमेरिका भी इजरायल पर गजा से लौटने का दबाव बनाता है तो नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह अब वो पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं, उसे लेकर ईरान ने भी नेतन्याहू पर निशाना साधा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई देशों के राजनयिकों की ओर से वॉकआउट का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज ज़ायोनी शासन दुनिया में सबसे अधिक घृणित और अलग थलग बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने नेतन्याहू की एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वो लगभग खाली महासभा में बोल रहे थे। साफ है, इजरायल अब हर तरफ से दबाव का सामना कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू झुकेंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग के बनते हालात की। तो दोनों देशों में बीते कुछ वक्त से काफी तनाव देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रग तस्करी का हवाला देते हुए वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है, जिससे वेनेजुएला भी भड़का हुआ है। और अब हालात यह है कि वेनेजुएला में एक एक शख्स हथियार उठाने को तैयार है, अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिका के खिलाफ लड़ने को तैयार है। दरअसल राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आशंका जताई है कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी में है। वैसे जिस तरह के कदम राष्ट्रपति ट्रंप उठा रहे हैं, उसे देख उनकी इस आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बीते महीने ही डोनाल्ड ट्रंप ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक की बात कहते हुए दक्षिणी कैरेबियन में युद्धपोत और पनडुब्बियां भेजी थी। वहीं वेनेजुएला की तरफ से शुरुआत से ही इसका विरोध किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के इन फैसलों को उनके देश की संप्रभुता पर हमला बताया गया। और अब खबर आ रही है कि बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो आपातकालीन शक्तियों की घोषणा कर सकते हैं। मादुरो को संदेह है कि वॉशिंगटन उनके देश में हमला कर उनकी सत्ता पलटने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उन्होंने कई कदम उठाए हैं।
अमेरिकी हमले के जवाब की तैयारी के लिए वेनेजुएला में खास ड्रिल शुरू की गई है। इसमें किसी सशस्त्र संघर्ष की स्थिति का सामना करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मादुरो ने कहा कि स्कूलों और अस्पतालों को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए इसमें भाग लेना है। राष्ट्रपति मादुरो का यह आदेश राष्ट्रीय क्षेत्र में बाहरी अशांति की स्थिति घोषित करने वाला है। दरअसल कोई ऐसी बाहरी संघर्ष की स्थिति जो राष्ट्र की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा पैदा करती हो, ऐसे हालात में वेनेजुएला का संविधान राष्ट्रपति को कोई ऐसा आदेश जारी करने की इजाजत देता है जिसके तहत सरकार को संसद को दरकिनार करने, संवैधानिक गारंटियों को निलंबित करने और सेना तैनात करने जैसी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। यानी वेनेजुएला में आपातकाल जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। नागरिकों को भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। वेनेजुएला के हजारों नागरिक हथियारबंद मिलिशिया में शामिल हो गए हैं। भारी संख्या में लोगों ने सैन्य बैरकों और शहरों में आयोजित हथियार प्रशिक्षण में भाग लिया है। यानी वेनेजुएला भी अब जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। अगर ट्रंप के रुख में बदलाव नहीं आया तो जल्दी ही इस क्षेत्र में भी युद्ध छिड़ सकता है, जिसके लिए पूरी तरह से ट्रंप के फैसले ही जिम्मेदार होंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो हाल ही में नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन और भारी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली, और इन सब के बीच अब नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने एक बड़ा दावा किया है जिससे ये पूरा घटनाक्रम सवालों से घिर गया है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज का दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे ये पता चलता है कि देश में अमेरिका से फंड भेजा गया था और इस फंड का इस्तेमाल युवाओं को लीडरशिप क्वालिटी और डिजिटल एक्टिविज्म की ट्रेनिंग देने के लिए किया गया था, जिसमें सोशल मीडिया पर खासा जोर दिया गया। इस खबर को लेकर हर तरफ हड़कंप मच गया है। इन्हीं प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ने को मजबूर हुए नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने घटना के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जेनजी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश उन्होंने नहीं दिया था। ओली ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों पर ऑटोमेटिक बंदूकों से गोलियां चलाई गई, जो कि पुलिस के पास थी ही नहीं। उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की। इसके साथ ही ओली ने देश न छोड़ने की बात दोहराते हुए सरकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि नेताओं को कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो देश के निर्माण और संविधान को सही रास्ते पर लाने के लिए काम कर सके। इस बीच गृह मंत्रालय ने चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और हिंसक गतिविधियों से बचने को कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ऐलान किया है कि देश में अगला आम चुनाव 5 मार्च 2026 को होगा। चुनाव की तरफ बढ़ रहे नेपाल में शांति बरकरार कब तक होगी, ये देखना होगा। और अब चलते चलते में देखेंगे दूसरी दुनिया से आई रहस्यमयी आवाज को। 6 साल तक इस सिग्नल को ढूंढते रहे वैज्ञानिक। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है? दरअसल 2019 में साइंटिस्ट को एक ऐसा सिग्नल मिला जिसने सबके होश उड़ा दी। यह सिग्नल सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम के लिए मिला, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को 6 साल तक उलझाए रखा। शुरुआत में अमेरिका के लीगो और यूरोप के वर्गो डिटेक्टिव्स ने इस छोटे से सिग्नल को कैच किया तो लगा कि यह ब्लैक होल्स के आपस में टकराने का नतीजा है। यह सबसे सिंपल और मजबूत थ्योरी थी, लेकिन अब चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नया दावा किया है। उनका कहना है कि यह घटना हमारे यूनिवर्स में हुई ही नहीं, बल्कि यह वेव किसी पैरेलल यूनिवर्स यानी किसी दूसरी दुनिया से आई हो सकती है। और यह हम तक किसके जरिए पहुंची? शायद एक वर्म होल के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वर्म होल क्या होता है। दरअसल यह एक कॉस्मिक शॉर्टकट ब्रिज जैसा है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1935 में सोचा था। यह स्पेस टाइम टनल हमें सेकेंडों में एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचा सकता है। अगर यह घटना वाकई वर्म होल से जुड़ी साबित होती है तो यह पहली बार होगा कि हमें इनकी वास्तविक मौजूदगी का सबूत मिलेगा। यह खोज हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से पलट सकती है। हालांकि ब्लैक होल्स के टकराव की थ्योरी अब भी सबसे स्ट्रांग है, पर इस वर्म होल ऑप्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक अभी भी इस सिग्नल का डीप एनालिसिस कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ 2 ब्लैक होल्स की टक्कर थी या फिर वाकई हमने किसी रहस्यमयी पैरेलल यूनिवर्स की आवाज सुनी है? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है, और जिस दिन यह जवाब मिल गया उस दिन साइंस की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, ये बात तय है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।